मौजूद ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक आज का तबसरा में हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मुमताज़ रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ होंगे। उनसे कोई तल्ख़ और कोई प्यार भरे सवालात भी होंगे। बताता चलूँ कि स्टूडेंट लीडर की हैसियत से इन्होंने सियासत में कदम रखा। बुल्ले शाह स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी कसूर में। साबिक MNA भी रहे, जनरल सेक्रेटरी पंजाब पीपल्स पार्टी भी रहे, इसके बाद मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे और आजकल ये इंचार्ज हैं पीपल्स लेबर ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर हैं। मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत खुशी हुई, लेकिन अगर हमसे कोई कोताही हो जाए, कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा क्योंकि हमारी आदत है, हम पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं बल्कि, तो हम कोई तल्ख़ सवाल कर दें। नहीं, आपका हक है जी, जितने मर्जी तल्ख़ सवाल करें। अगर तल्ख़ सवाल या मुश्किल सवाल नहीं होंगे तो चीज़ें कैसे सामने आएंगी। देखिए सर, सबसे बड़ा जो मैदान है पाकिस्तान में वो है पंजाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था पंजाब। अब हम बहुत ही छोटी पार्टी रह गए हैं पंजाब में और हमारी जगह जो है वो हम माने या ना माने PTI ने ले ली है, दूसरी पार्टी की। पहली मुस्लिम लीग है और दूसरी PTI। हम मुस्लिम लीग की जो पॉलिसियां हैं उन पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको वोट भी दे देते हैं। तो आपका जो वर्कर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप उसको कंफ्यूज नहीं कर रहे कि आप साथ हैं या आप मुखालफ हैं? क्योंकि सियासत में जो है पीपल्स पार्टी जो है उसका अपना एक नज़रिया है और नज़रियाती पार्टी है। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना होती तो इस मुल्क में हमेशा के लिए आमरीत अपने कदम जमा लेती। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका ख़ास तौर पर मुझे यहाँ पे मदऊ करने का। आप चूँकि खुद एक सियासत के खिलाड़ी रहे हैं, क्या ये महज इत्तेफाक है कि 1977 के बाद आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में गवर्नमेंट नहीं मिली? इत्तेफाक नहीं है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है। क्या हम 88 में इलेक्शन नहीं जीते थे? बिल्कुल जीते थे। 3 दिन का जो वक्फा था उसमें जाग पंजाबी जाग का नारा लगा जी, उसमें मैनेज किया गया, हमारी सीटें छीनी गई। उससे पहले जो IJI बनाई, हमीद गुल साहब बिल्कुल बांगे दहोल कहते रहे कि ये मेरा काम था। एक तरफ IJI थी और दूसरी तरफ इस अवामी जमहूरियत था जिसको मोहम्मद खान जुनैजो लीड कर रहे थे, जिसके साथ हसन खान थे, जिसके साथ मौलाना शाह नूरानी थे। और उनका जो इस्तकबाल हो रहा था पंजाब में, वो सरगोदा आए और सरगोदा से वहाँ से हमीद गुल साहब ने उनको अगवा करवाया और वापस इस्लामाबाद ले जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जी। अजहर खान साहब ने कहा कि ये हमें फ़ोन ही करके बता देते कि मैं ये करने लगा हूँ। तो मैं मजाक से उस वक़्त भी कहा कि वो उनको फ़ोन करने की इजाज़त होती तो आपको फ़ोन करते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो नहीं होता तो 2/3 अक्सरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ले ली थी। अगर 2 इत्तेहाद लड़ रहे जी, उसको किया गया, स्क्वीज़ किया गया। मोहतरमा को फिर वापस जब मरकज़ में मेजॉरिटी आ भी गई तो गवर्नमेंट नहीं बनाने दी गई जब तक 32 के 32 अराकीन उठाकर नहीं दिए गए उनको, जो आज़ाद जीते थे। क्या वो चीज़ अभी ख़त्म होगी? कैसे ये अभी 4 या 5 लोग उठाकर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर IPI को दे दिए, IPP को दे दिए? लेकिन मंजूर साहब, जैसे अब गिलगित बल्तिस्तान की जी प्लीज़ नहीं, आप सवाल कर लें। नहीं, आप बात कर लें। अच्छा, मैं पंजाब पे पहले, मैं गिलगित बल्तिस्तान में बाद में जाना चाहता हूँ। देखिए, ये महज इत्तेफाक नहीं है। पीपल्स पार्टी को आप जो भी पीपल्स पार्टी के कसूर हैं या जुराइम हैं, जुराइम क्या है पीपल्स पार्टी के? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया था कि उसका सारा ख़ानदान मार दिया गया? सिर्फ इसलिए कि उसने
उन लोगों की आवाज़ बना था जिनकी कोई आवाज़ नहीं। बिल्कुल। सिर्फ जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उन किसानों को कहा था कि आपके बच्चे भी अब पढ़ेंगे, आप ज़मीनों के मालिक होंगे। उन मज़दूरों को कहा था कि आपके साथ जुल्म होता है। स्टूडेंट्स यूनियन से लेकर क्या नहीं किया जुल्फ़कार अली भुट्टो ने। पीपल्स पार्टी तो बनी पंजाब में थी, लाहौर में थी, बिल्कुल। आपसे ज़्यादा कौन जान सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो सो पीपल्स पार्टी की उस बेस को मारते मारते कभी एक को खड़ा कर दिया जाता है, कभी दूसरे को खड़ा कर दिया जाता है, कभी तीसरे को खड़ा कर दिया जाता है। पीपल्स पार्टी को मारते मारते यहाँ पे ले आएंगे। क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म कर दी है? नहीं हुई। पंजाब के अंदर ये एक बड़ी मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी गहरी बात है। पीपल्स पार्टी, हमारे भी गलतियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हूं। देखिए, पीपल्स पार्टी को करना क्या है? खान साहब आए हैं, खान साहब मेरे साथ है, मैंने रहे 2002 में, अकेले थे जी। फिर उसके बाद वो खुद ही अपनी बातें बताते हैं या जनरल मुशर्रफ के इंटरव्यू रिकॉर्ड पे हैं। जी बिल्कुल। फिर जनरल पाशा साहब ने जो कुछ किया, जो चीज़ें जिस तरह से हुई वो भी सामने है। और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद किया गया, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ साहब के पास गई और कहा कि अब आपको समझ आई है। अभी आसफ ज़रदारी साहब तो मियां नवाज शरीफ के जेल में डाले हुए जेल में थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके पास चली गई कि चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो तब ज़रूरत एक और बंदे की पड़गी। अब अब्दुस्तार ईदी का नहीं इंटरव्यू आपने सुना जी, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास हमीद गुल और इमरान खान आए थे उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो हुआ। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, उन तबकात को लेकर आगे चलें। आज भी पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी तो वही है कि ये क्यों मजदूरों की बात करते हैं, कि ये क्यों किसानों की बात करते हैं। गो शायद थोड़ी आवाज़ कम हो गई हो, लेकिन मुझे ये बताएं, मैं पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर पे जाता हूँ पंजाब के हवाले से। किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ उस दौर में, 1000 अरब रुपया रूरल इकोनॉमी में इंजेक्ट किया गया। सबसे ज़्यादा किसानों की तादाद कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में मुलाजमीन की 135% तनख्वाहों में इजाफा हुआ। मुलाजमीन की तादाद कहाँ पे सबसे ज़्यादा? पंजाब में। पंजाब में। पेंशनर की 100% पेंशन बढ़ाएगी। पेंशनर्स की तादाद सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक। टेक्सटाइल ने आज तक उतना रिकॉर्ड मुनाफा या एक्सपोर्ट्स नहीं की जो उस दौर में बिजली के बहरान के बावजूद, जो हमें ख्वाजा आसफ रिट लेकर चले गए थे उधर कोर्ट में, इफ्तिखार चौधरी ने नहीं करने दिया था काम, उसके बावजूद। उसके बाद पीपल्स पार्टी हार कैसे? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 72 लाख घराने ले रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी हारी कैसे? नहीं हारी। पीपल्स पार्टी को 2-3 चीज़ों की आज भी सजा दी जा रही। CPEC की, मैं इस पर फिर किसी वक्त तफसील से बात करूँ। जी जी। ईरान गैस पाइपलाइन, क्या ये दोनों पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं थे प्रोजेक्ट्स? बिल्कुल थे, लेकिन किसी और के लिए नहीं थे, किसी और मुल्क या किसी और ताकत के लिए ठीक नहीं थे। उसके बाद आज तक उसको किया जा रहा है। 18वीं तरमीम क्या इस मुल्क के लोगों के हक में नहीं है? उन प्रोविंसेस को, छोटी कौमों को राइट्स नहीं दिए 18वीं तरमीम में? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आप भी साथी रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या सारी जिंदगी उसने कोशिश की? बिल्कुल। मैं कभी कभी ये कहता हूं कि मोहतरमा बेनज़ीर, जुल्फ़कार अली भुट्टो बड़े लीडर थे, विजनरी लीडर थे, लेकिन लड़ाई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ज्यादा की। यही तो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी है। यही मैं कहता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना वाइंड अप करना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी को थोड़ा, पीपल्स पार्टी को भी काम करना है, लीडरशिप को टाइम देना है, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो देती थी, जैसे भुट्टो साहब देते थे, और वापस रिक्लेम करना है उन तबकात को जो पीपल्स पार्टी के तबकात थे, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, तालिब इल्मों को। देखें जी, जो आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार है उससे किसी को कोई शक नहीं है। उन्होंने आइन दोबारा असली हालत में उसको, आइन को लेके आए, उन्होंने अपनी सारी पावर्स छोड़ी और आइन में शामिल कराई। ठीक है, हमें बिलावल भुट्टो पर भी कोई ऐसा शक नहीं है। लेकिन देखिए, बीबी ने जान दिया किस लिए? बीबी आई है ना बाहर,
हमारे जो लीडरशिप है पंजाब में जो भी है, क्या वो बाहर आती है? मैंने नहीं देखा कि वो पब्लिक में जाती है, पब्लिक में जाके बैठती है, हुजरों में जाके बैठती है, लोगों के साथ जाके मीटिंग्स करती है। हम भुट्टो साहब की जो पॉलिटिक्स थी, जो ड्राइंग रूम से निकाल के वो आवाम में लेके आए थे, हमने दोबारा उसको ड्राइंग रूम में डाल दिया है। क्या आप ये नहीं मानते? अच्छा, नहीं, मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। तंजीमी कमज़ोरी है जी, मैं इसको मानता हूँ। मुस्लिम लीग की क्या तंजीम है? मुझे सिर्फ तंजीम पे अभी रहने दीजिए। जी 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 जी। कोई है तंजीम नाम नहीं, की? तंजीम नहीं है। पीटीआई की क्या तंजीम है? नहीं है। कोई है? अगर पीटीआई की सेकंड, आप उस दौर के लोग हैं जिन्होंने लड़ाई की थी ज़िया उल हक के खिलाफ। जी जी। ठीक, सारी लड़ाई जो ऊपर जो आए थे हजारों साथियों और लाखों साथियों समेत, वो तो चले गए थे। जी। सारी लड़ाई पीपल्स पार्टी की जेन्युइन सेकंड टीयर लीडरशिप ने की। पीटीआई की सेकंड टीयर लीडरशिप किधर है आज? जितनी हमायत है इमरान खान की इस वक्त, खान साहब की, तो वो तो अगर सेकंड टीयर लीडरशिप हो, इतनी हमायत मुझे मेरे जैसे एक कारकुन के हवाले कर दे, मंजूर तो साहब उड़ा के रख दे। मैं अब मैं वापस आता हूं कि तंजीमी वीकनेस मौजूद है, लेकिन अल्टीमेटली जो लीडरशिप का रोल है वो रोल है। मंजूर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने स्टूडेंट फेडरेशन से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम किया। मुझे आपकी क़यादत पे किसी किस्म का शक नहीं, लेकिन जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हम यहाँ रहते हैं, हमारा जो दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ धड़कता है। हमारे बहुत सारे लीडर यहाँ पे आए, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। आप यहाँ आए, बहुत शुक्रिया। आपने मीडिया के साथ आपने बात की, बहुत शुक्रिया। इतने लीडर आए, बहुत बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन वो अपनी फैमिलियों से मिल के यहाँ से चले जाते हैं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर यहाँ पे मारे भी खाते रहे, और जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को टोरंटो उसका दौरा था, और इब्राहिम दानियाल इसके गवाह हैं कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे कौंसलेट की अगर मुशर्रफ साहब आए। तो मुशर्रफ यहाँ नहीं आया, ठीक है, लेकिन उन वर्कर्स को मिलने से भी वो उनका वो नहीं मिलते। क्या वजह है? नहीं, देखिए, ये फिर अपनी अपनी जिम्मेदारी। देखिए, मैं तो अपने मेरी बड़ी बहन इधर रहती हैं टोरंटो में, मेरा छोटा भाई कैलगरी में रहता है, मेरे दोस्त हैं इब्राहिम दानियाल, हमने बड़ा वो इकट्ठा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का सारा दौर इकट्ठा, बल्कि लोग कहते होते थे कि ये जो जोड़ी है ये हम कई कई घंटे स्पीच कर जाते थे। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ इब्राहिम दानियाल वहाँ से उठा रहे हैं, अगर इब्राहिम दानियाल जिस जगह पे छोड़ रहे हैं वहाँ से मैं, एक खुली जीप होती थी हमारे एक दोस्त की, वहाँ उस पे हम खड़े होते थे, कभी किसी रेडी पे खड़े हो गए, कभी किसी थड़े पे खड़े हो गए, तो ये हम कई कई घंटे बोल जाते थे। लेकिन देखिए, ये हर किसी का अपना अपना है। नहीं, पीपल्स पार्टी मैं उधर ही आता हूँ, मैं उधर आता हूँ। देखिए, ये हर किसी का अपना अपना है। मैं तो अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, लेकिन जब भी इन दोस्तों ने इतनी मेहरबानी की, इतनी मोहब्बतें की हैं, तो मैं अभी इब्राहिम दानियाल को और अपने भांजे को मजाक कर रहा था कि आप लोगों का ख्याल है कि मेरा भी जितने खाने खिला रहे हैं, जितनी आप फंक्शंस कर रहे हैं, मैं अभी आपके पास मतलब उठ के आया हूँ, मैं रात को 2 बजे सोया हूँ, सुबह जल्दी फिर उठ के तो दौड़ के आए हैं। आपकी मोहब्बतें हैं, दोस्तों की मोहब्बतें हैं, यकीन करें मैं इनको कभी नहीं भुला पाऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे मेरा इशू है लेबर, तो मैंने इब्राहिम दानियाल को और बाकी दोस्तों को कहा कि आपने मेरी लेबर के साथ मीटिंग ज़रूर करानी। तो जो बाकी जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ओवरसीज़ के लिए, उन्हें काम करना चाहिए। नहीं, मैं जब प्रेसिडेंट था पीपल्स पार्टी का टोरंटो का, हमने 3 नाम दिए थे। 2 नाम मुझे याद है, दुरानी साहब थे बलूचिस्तान के, और एक आपका नाम था कि आपको ओवरसीज़ जो पार्टी है उसका इंचार्ज बनाया जाए। काफ़ी अर्सा पहले हमने आसिफ अली जरदारी साहब को भी ये लेटर लिखा था, क्योंकि
ओवर्स बीबी जो थी वो ये कहती थी कि मेरा जो सबसे ज़्यादा जो मैं जब रही हूँ एक्साइल में, तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे की है और सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो ओवरसीज़ पार्टी ने किया है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि मतलब फाल किया जाए उस ओवरसीज़ की जो तंजीम है? देखिए, ये ज़रूर होना चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें यहाँ पे बिल्कुल उसको मैकेनाइज्ड और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है या जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। जी जी। और बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन चूँकि मेरी एक और जिम्मेदारी है पाकिस्तान के अंदर लेबर की, वर्कर्स की, तो वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी पे अटैक इस गवर्नमेंट में हो रहा है, जिस गवर्नमेंट में हमारी पार्टी साथ भी बैठी है उनकी, तो वो उन पे हो रहा है। तो मेरी तो रोज़ अब PIA प्राइवेटाइज की गई है। कितना बड़ा जुल्म है कि 10 अरब रुपए में आपने उठाकर दे दिए, 11 प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, PIA के 32 जहाज़ दे दिए हैं, 7 जो हैं वो हैंकर्स दे दिए हैं, क्या कुछ नहीं दे दिया। और 10 अरब रुपए में फिर 8.7 अरब रुपया उस पर और ले लिया गया है। अभी 15 साल का टैक्स हॉलीडे ले लिया। ये तो गवर्नमेंट ने अपने पल्ले से दे दिया। और मैं एक फिक्रा बोलता हूँ कि ये गवर्नमेंट कमाल की उनकी पॉलिसी है, ये डेट नेशनलाइज कर रहे हैं और प्रॉफिट प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यही काम वो उधर करने लगे हैं जी। यहाँ पे जो IPPs इन्होंने लगाए थे और उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया उन IPPs ने। ना कोई फैक्ट्री चल सकती है। अब मुख्तलिफ लोगों को इन्होंने मसलन पिछले साल, इस साल 1800 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट का रखा है। गैस पे हम अलहदा से कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। तो ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं। CPEC का तो एंटायरली एक डिफरेंट कंसीव किया था जो आसफ जरदारी साहब ने किया था जी। तो उसकी तो सारी तबाही होगी, उसको रिवर्स में तब्दील कर दिया गया जी। और ये देखें मंजूर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी में एक नई सोच लेके आऊँगा, नई पार्टी होगी, लेकिन हम अभी तक इलेक्टेबल्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या ये इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो वो भी इलेक्टेबल्स देखती है, PTI हो वो भी इलेक्टेबल्स देखती है और पीपल्स पार्टी भी, तो क्या इससे जान नहीं छुड़ानी चाहिए? देखिए, ये बात तो प्रिंसिपली ठीक है जी, उसूली तौर पर ठीक है। अगर पार्टी हो, पार्टी के नीचे उसका ताकतवर हो, तंजीम हो, सही तंजीम हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान जैसे यहाँ पे तो आप जो इलेक्शन लड़ते हैं वो फंड रेज करते हैं, वहाँ पे तो कोई फंड रेज नहीं होता। इलेक्शन बहुत महंगा हो गया, ये जुल्म है। मतलब मेरे जैसे लोग, मेरा ख्याल है, एक आधा इलेक्शन और लड़ सकेंगे, शायद ना लड़ सकें, क्योंकि इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है कि अगर मैंने अपने बाप की ज़मीनें बेच कर इलेक्शन लड़ना है तो कब तक लड़ सकूँगा। तो ये अलमिया है इस मुल्क का। ये बिल्कुल ठीक है आपकी कि उनके पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर रास्ता क्या है? आप यहाँ से उठाते हैं इलेक्टेबल्स को, इधर भेज देते हैं, यहाँ से उठाते हैं, इधर भेज देते हैं। सो पीपल्स पार्टी भी अगर ये इस किस्म की कैफियत ना हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसी कैफियत 70 वाली हो, तो फिर वो नहीं आते। लेकिन 77 में फिर आ गए थे लाखों साथियों समेत वाले, और फिर चले भी गए थे, उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। जी जी। तो ये एक साइकिल है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है इसको तोड़ना चाहिए। मैं आपसे इस बात का पे इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक इशू है यहाँ पे। नवाब नसरुल्लाह खान साहब ने कहा था मसला जमहूरियत के तसलसल का। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद असेंबली टूटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते, आपके भी यहाँ पे बदला था जी, लेकिन असेंबली नहीं। ये एक स्टेप कामयाबी है। लेकिन क्या सिर्फ जमहूरियत जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्या आपने एलिटिस्ट जमहूरियत की बात करनी है? उसके लिए तो फिर ये होगा, कोई अरबपति या कोई करोड़पति या कोई फ्यूडल या कोई नए जो नया सरमायादार है वो आएगा, वो आकर विराजमान हो जाएगा जी। तो ये तो एलिटिस्ट जमहूरियत है। हमारी स्ट्रगल जो है, या मेरा नुक्ता नज़र तो जो है वो लोगों की जमहूरियत है, वर्कर्स की जमहूरियत है जी। हम तो उस लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन वो नसरुल्लाह खान साहब, नवाब नसरुल्लाह खान साहब ने कहा था कि मसला ये है कि उनसे किसी ने पूछा कि ये जमहूरियत की जड़ें क्यों नहीं मजबूत हो रही।
उसने कहा अगर आप रोज पौधे को ऐसे निकाल कर देखें कि इसकी जड़ें जमीन में लगी कि नहीं, फिर लगा दें तो वो उसकी जड़ें कैसे मजबूत? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अलमिया है, इसके खिलाफ बिल्कुल। देखिए ना, आपका जो सोशल मीडिया है, सबसे कमज़ोर सोशल मीडिया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और सबसे ताकतवर सोशल मीडिया जो है वो पीटीआई का है। ठीक, चाहे जैसा भी है। आपने सिंध में इतने पीपल्स पार्टी ने सेहत के मराकज़ खोले, बहुत काम किया, सब कुछ किया, लेकिन कभी नाम ना आपने, मतलब आपका मतलब पीपल्स पार्टी वालों ने उसके बारे में तशहीर की, ना लोगों को बताया, ना पंजाब में किसी ने बात की। तो ये क्या वजह है कि ये सोशल मीडिया पे क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? देखिए ये एक नया फिनोमेना है जी। आपने अपना मैसेज डिलीवर करना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में सीना गज़ट उसको कहते थे, सीना बसीना उनकी बातें चल रही थी, तकरीर होती थी, लोग याद कर लेते थे, वो गांव में जाकर अपने अपने गांव में जाकर सुनाते थे सबको। तो वो था, फिर न्यूज़पेपर आया, फिर मीडियम बदलते गए जी। अब ये जो मीडियम है इस पे तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमारी पार्टी नहीं कर रही अभी तक। मसलन हमारा पेड सोशल मीडिया नहीं है। पीटीआई ने ये किया है कि उन्होंने और खान साहब ने कभी कोई किसी जगह पे हम मजाक किया करते थे कि कभी को पैसे नहीं वो खर्च करते, एक जगह पे किए हैं वो सोशल मीडिया पे जी किए हैं। और उन्होंने कहा भी कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा अगर कोई ख़तरनाक चीज़ है तो हमारा सोशल मीडिया। और वो हुआ है। ठीक है, वो उनको भी पड़ जाते हैं जी। अब सवाल ये है कि इसका ये फिनोमेना अगर ट्रंप को देखें, उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, उसने भी उसी पे सारी इन्वेस्टमेंट की है। ब्राज़ील के अंदर अगर आप बोल्सोनारो को देखें तो उसने भी, अगर मोदी को देखें इंडिया में तो उसने भी। तो ये एक ट्रेंड है दुनिया के अंदर, तो क्या वजह, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मसलन NICVD में कल इब्राहिम दानियाल और दूसरे दोस्तों को बता रहा था कि देखिए 13 हॉस्पिटल है जहाँ पे 1 रुपया नहीं चार्ज किया जाता आपका, अगर इवन बाईपास भी है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर एड्रेस किया जाता है। अगर आप हैं मतलब आपका कोई स्टंट पड़ना है या कोई भी चीज़ है वो है। आप गंबड़ में जाएं, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, किडनीज ट्रांसप्लांट, SIUT एक और मॉडल है, मैं उस पर भी बात करने के लिए तैयार हूँ। गंबड़ में अगर लीवर का 2 लोगों के ऑपरेशन होते हैं, 1 रुपया नहीं है। जब लोगों उन्होंने कहा कि लोग बाहर से आकर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया गया। जब वो उन लोगों के इंटरव्यूज़ दिए गए, यही आपकी बात है। मसलन अगर पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया पे तवज्जो दे जी, तो रोज़ जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसका एक 2 मिनट का क्लिप अगर वहाँ से जारी हो जी, तो क्या हर्ज है। मतलब सूबों सारा पंजाब पाकिस्तान, मैंने एक मिसाल दी थी कि देखिए जो अमीर लोग हैं वो इंग्लैंड या अमेरिका या कनाडा जाकर इलाज करवाते हैं, जर्मनी जाकर, क्यों? वहाँ पे उनको सहूलतें ज़्यादा नज़र आती हैं। पाकिस्तान सारे के लोग कराची या सिंध में जाकर इलाज क्यों करवाते हैं? पंजाब से लोग क्यों जाते हैं? KP से जाते हैं, कश्मीर से जाते हैं, GB से जाते हैं, बलूचिस्तान से जाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे ये कभी उन्होंने क्लेम भी नहीं किया कि दूसरे सूबे आकर हमारे लोगों का फंड ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, फ्री फॉर ऑल है। बिल्कुल। अब SIUT, अभी रीजेंट प्लाजा एक कराची में आपने भी देखा होगा, होटल था बहुत बड़ा, जी जी जी, उसको 14 अरब रुपए में खरीदा है। अदीब रिजवी साहब उसके हेड है। उसका सेटअप ये है कि उसकी वेजेस और सारा जो वहाँ का है वो सारा देते हैं गवर्नमेंट, और बाकी सारा अदीब रिजवी साहब को लोग पैसे देते हैं। जी। अगर अब्दुस्तार ईदी साहब के बाद सबसे ज़्यादा किसी को पैसे दिए गए तो डॉक्टर अदीब रिजवी, उन्होंने पता नहीं 1 हफ्ते की अपील में 1 हफ्ते के अंदर रीजेंट प्लाजा 14 अरब रुपए में खरीद कर उनके हवाले कर दिया गया था। उस होटल को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। फिर सिंध के अंदर आप देखें, ये थारकोल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, ये एक और कामयाब मॉडल है। अभी सड़क जो है बन रही है, जो शाहराह भुट्टो है कराची के गिर्द, रिंग रोड बन रही है, वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं।
लेकिन फिर वही बात आप वाली है कि उसको बिल्कुल करना चाहिए, मैं इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, बात जो हम शुरू में बात कर रहे थे, और मैंने एक 6 अप्रैल 2007 मैंने एक मेल बीबी साहिबा को की, वो दुबई में थी। मैं भी आपको वो मेल भी दूंगा कि बीबी, हम भुट्टो साहब का बरसी क्यों मनाते हैं, हम यौम शहादत क्यों नहीं मनाते। तो भुट्टो साहब की हमें यौम शहादत मनाना चाहिए। तो बीबी ने 15 मिनट के अंदर अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा ईमेल, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा मैंने मज़ार कमेटी, नसीम उनका जो था, नसीम की तरफ से ये कि बीबी ने कहा कि मज़ार कमेटी, नाहिद खान, फ़लाँ 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 को सब आइंदा के बाद कोई बंदा बरसी नहीं लिखेगा, यौम शहादत लिखेगा। मैं नाम फिर नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे दोस्त हैं, यहाँ पे रहे हैं, बड़े ओहदों पे हैं। अब मैंने उन सब को दिया, जहांगीर बदर तक साहब तक को दिया कि यार, बीबी तो पहले शहीद हो गई दिसंबर में, तो मैंने उनको दिया। यकीन कीजिएगा किसी ने जाके ये नहीं दिया, और पता नहीं कितने साल तक वो बरसी कहते रहे। अब आके कोई जी, हमने किया था, सीसी के अंदर किया था जी, और हमने वहाँ पे यही आप वाली सजेशन जो थी उस पर कहा था कि कोई हम बरसी क्यों कहते हैं जी, ये यौम शहादत। लेकिन वो बहुत बाद में जी, मैं भी आप, तो ये 2007 में हमने, बीबी साहबा ने ये कह दिया था। तो जो चीज़ ये है ना, हम ये कहते हैं कि जनाब, ये मफादात की जो जंग है ना, कि जो हम यहाँ बैठे हुए, इब्राहिम दानियाल यहाँ बैठे हुए हैं, या हम बैठे हुए हैं, जो भी हम पार्टी के साथ रहे हैं या हैं, हमने कुछ लेना देना नहीं है। आप, हमारा आसिफ सरदारी साहब के साथ जो ताल्लुक़ है वो भी इब्राहिम दानियाल साहब को पता है और हमें पता है। हमने, वो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बने, दूसरी दफ़ा बने, हम उनको नहीं मिले, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं, हम एज ए वर्कर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद पार्टी है जो नज़रियात पे बनी है। वो नज़रियात जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनके लिए उन्होंने जान दी, उन नज़रियात के लिए जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जान दी, राइट, हम उन नज़रियात की बात करते हैं। और अगर दोबारा पार्टी आप जैसे मिडिल क्लास के जो लीडर हैं उनको टाइम दे और उनको कहे कि हाँ आप पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें, तो बाद लोग जो अपने महलों में बैठे हुए हैं ना, उनके पास वर्कर्स के लिए टाइम नहीं है, वर्कर उनको मिल नहीं सकता, और ये आपको भी मालूम है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे का एक अपना रोल होता है, एक तरीक़ेकार है। पार्टी का तो एक तरीक़ेकार था। भुट्टो साहब तो 22-22 घंटे कन्वेंशन सुना करते थे। बिल्कुल सुनते थे। शालामार लाहौर वाला कन्वेंशन किसे नहीं याद, 22 घंटे मुसलसल उन्होंने बैठकर सुना था और हर बंदे की आवाज़ सुनी थी। मोहतरमा भी सुनती। एक कन्वेंशन का मैं जिक्र करता हूँ। भुट्टो साहब ने कन्वेंशन किया, भुट्टो साहब ने निकाल दिए जो सहाफ़ी थे बाहर। तो सहाफ़ियों ने एतराज़ किया कि आपने क्यों। उन्होंने कहा यार ये मेरे घर की बात है, लोग मुझे गालियां देंगे, मैं लोगों को गालियां दूंगा। यही था ना, हैं? आप लोग सुना करते थे, लोग शिकायतें करते थे, सामने मिनिस्टर बैठे होते थे उनका। मैंने हफीज़ पिज़ादा की कोठी पे देखा, इस्लामाबाद भुट्टो साहब की हुकूमत चली गई है, और वो हाथ फैला के और टेबल पे पाँव रखे हुए बैठे हुए हैं, और वर्कर्स आके उनके साथ बातें कर रहे हैं। मैंने गवर्नर हाउस में देखा जब भुट्टो साहब की हुकूमत टॉपल हो गई, किस तरीके से उन्होंने वर्कर्स के साथ उन्होंने खिताब किया, किस तरीके से। तो हमें उस किस्म की लीडरशिप चाहिए। नहीं, देखिए ना, अभी हमारे छोटे भाई हैं मेरे, तो गवर्नर पंजाब है, वो ओपन है, गवर्नर हाउस ओपन है। वो मेरा खट्टर पराव है ना, वो मेरा जी, वो मेरा खट्टर पराव है ना। बाकी भी देखिए, तंजीमी तौर पर जो चीज़ मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सिर्फ तंजीम नहीं है जी। मेरे नज़दीक तंजीम बहुत बाद में आती है। पहले किसी पार्टी के पास पर्सपेक्टिव होता है, एक पेश मंजर होता है, आपने बनाना है ना पार्टी के पास। जी जी।
फिर उसके बाद एक आपने हिकमत अमली बनानी है, फिर एक तरीक़ेकार बनाना है, फिर एक तंजीम बनानी है, फिर एक पार्टी बननी है। आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, पर्सपेक्टिव नज़रिए पे बनना है। पार्टी का सबसे बुनियादी चीज़ पहले नज़रिया है, आप सोचते किस तरह से। अब आ गया है जी कि नैरेटिव। मैंने एक दिन कहा यार हम नैरेटिव ठीक है, नैरेटिव वाले लोग नहीं हैं, हम नज़रिए वाले लोग हैं। नैरेटिव तो आज दोपहर को आपका कुछ है, शाम को आपका कुछ है, सवेरे आपका कुछ है। तो नैरेटिव अपनी जगह पे है कि आपने लोगों को बस एक बात ज़हन में डालते जाना है, हैमर करते जाना है, हैमर करते जाना है। लेकिन बेसिकली फिर जब वो थोड़ी सी जो है वो गर्द छटती है तो फिर उसके बाद नीचे से असल इश्यूज सामने आते हैं। आप कहते रहें जो मर्जी कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, लेकिन रियल चीज़ें तो रियल चीज़ें हैं, उनको तो सामने आना है। आप कितनी देर तक मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए उनके ऊपर आप नहीं डाल सकते, मट्टी तो नहीं डाल सकते, वो तो आएंगी सामने। सो एक मुश्किल मारूजी सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले कर रही है, आज भी कर रही है। आज भी हमें मुश्किल आता है, आज भी हम इलेक्शन लड़के आए हैं, तो कोई 88 से मुख्तलिफ सलूक नहीं हुआ हमारे साथ। नहीं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये फॉर्म 47 चला है ना। नहीं देखिए, फॉर्म 47 ही सिर्फ नहीं चला हमारे यहाँ। हाँ। हमारा वोट छीने गए पहले फॉर्म 47 के बनने से। हबीब अकरम ने क्या है, पीपल्स पार्टी जीत रही है जी। 45 फॉर्म बनने से पहले खराबी की गई, 45 पे खराबी की गई, 46 पे खराबी की गई, 47 पे खराबी की गई, 48 पे, और 49 जो लेकर हमारे लोग आ गए उनको अदालतों ने वहां पे उनके रिजल्ट उनके खिलाफ स्टे दे दिए, सस्पेंड करके ऑर्डर्स। तो हमारी 3 सीटें फिर छीन ली गई। 12 से पहले 15 थी हमारी जो जीत रहे थे, उससे 11 की, एक ज्वाइन किया, 12 होगी। 12 से फिर 3 पे स्टे दिया, 9 होगी, और 9 पे इमीडिएटली उन्होंने स्पेशल सीटें जो थी रिजर्व सीट्स वो तकसीम कर दी। अगर 12 पे होती, हमें 6 में से 4 आती खवातीन की, 3 में से 2 टेक्नोक्रेट की आती, तो वो हमारी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील किया। तो फिर वो जरदारी साहब की हिकमत अमली के ठीक है, फिर सबके साथ सबको एंगेज करो, और फिर हमने अपना स्पीकर भी बिला मुकाबला करवा लिया। और फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगला जो इलेक्शन आने वाला है वो भी 47 पे ही होगा या 49? नहीं, मेरा ख्याल है देखें, इलेक्शन पे ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों का बैलेट पेपर से और बैलेट बॉक्स से एतमाद उठता जा रहा है, उठ गया है। बल्कि 18 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ। 2013 पे तो मैंने ही सबसे पहले कहा था कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है, और फिर उसके बाद जब मैंने अपने हलके का रिजल्ट उसका एनालिसिस किया, फिर मैं चौधरी इत्तेज़ाज़ साहब के पास मैंने अपने बैलेट बॉक्स खुलवाए थे, बैग खुलवाए थे, तो उसमें तो स्टफिंग की हुई थी, रद्दी भरी हुई थी, रिकॉर्ड ही नहीं था। फिर चौधरी इत्तेज़ाज़ साहब के निकलवाए जाकर, फिर उनको, फिर पीटीआई की जो पिटीशन थी उसमें एक मेरी भी पिटीशन थी, यानी पीटीआई के खाकवानी साहब थे पिटिशनर, जिसको हफीज़ पीरज़ादा साहब लीड कर रहे थे। एक पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं पिटिशनर था, मेरे वकील थे चौधरी इत्तेज़ाज़ साहब, खोसा साहब और फारूक एच नायक साहब। हमने उनको कहा पीटीआई को कि आप पहला ये करें कि इंस्पेक्शन करा लें। उस वक्त फॉर्म 14 और 15 होते थे गालबन, या 15 और 16 होते थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, जैसे ये 45 और 47 है। तो आप निकलवा लें और आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीरज़ादा साहब ने कहा नो 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 नो, दिस इज योर केस। देन हमारे लॉयर्स ने कहा कि ओके आए, यू आर द लीड पार्टी, आप लीड करें। तो फिर वो चीज़ सारी जो हम एस्टेब्लिश करना चाहते थे नहीं हुई। 18 में क्या हुआ, इस इलेक्शन में क्या हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2002 के बाद, बल्कि उससे पहले क्या मोहतरमा के साथ 97 में क्या हुआ, 96 का जो इलेक्शन था। लेकिन एक तो पीपल्स पार्टी को 88 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी को कभी फेयर इलेक्शन मिला ही नहीं। लेकिन हम उसको जब भी इलेक्शन में जाते हैं उसको कैलकुलेट करके फिर जाते हैं। नहीं, लेकिन ये देखें ना कि ये जो अभी एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कौन कह रहे हैं? सारे कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहे। मतलब ये आके वो आर्मी के वो SPR क्या है, क्या कहते हैं वो आगे कहते हैं कि हमारा सियासत से ताल्लुक कोई नहीं। तो फिर दूसरे फिक्रे में वो कुछ और भी कह जाते हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आर्मी का एक रोल है
हर किसी को अपने अलमिया पाकिस्तान का क्या है, पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही, अदलिया अपना काम नहीं कर रही, सिविल ब्यूरोक्रेसी अपना काम नहीं कर रही, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी अपना काम नहीं कर रही, हर कोई इंट्रूजन कर रहा है दूसरे के में घुसा हुआ है, मामलात में घुसा हुआ है। 18वीं तरमीम पे पीछे पड़े हुए हैं सारे। नहीं चलो, वो तो 18वीं तरमीम के पीछे तो उनका पढ़ना बनता है, चूंकि उसमें तो लोगों के राइट्स हैं। जहाँ पे लोगों के राइट्स आएंगे तो ये हुक्मरान क्लासेस के जितने भी तबकात हैं उनको तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपना काम तो करें जी। कोई अपना काम नहीं कर रहा और दूसरे के काम में मुदाखलत है, जिसकी वजह से कोई हम किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाते। एक शख्स के बारे में मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं कनाडा में, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है पूरे कनाडा में ये ऑन एयर होगा, उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमारा आवाज़ टीवी जो दुनिया के हर हिस्से में देखा जाता है उसमें होगा, तो उनके लिए कोई मैसेज भी आप दे दीजिएगा। और एक आपके सरदार मोहम्मद आशिक डोगर हुआ करते थे जी हमारे ज़िले से आपके, और कोई 3-4 दफ़ा MNA भी रहे जी, 2 बार MNA रहे, 2 बार MPA रहे जी हाँ। और वो बीबी को अपनी बहन कहते थे और बीबी भी उनका भी बड़ा एहतराम बिल्कुल भाई कहते। और वो इस दुनिया से चले गए जी। तो उनके जो बेटे हैं जो कर्नल साहब थे, क्या नाम था, हाशिम साहब, क्या वजह है कि इतनी बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर, पीपल्स पार्टी के MNA, हम उनकी फैमिली को नहीं संभाल सके, उनकी फैमिली को हमने वो PTI में चले गए, क्या वजह है? नहीं, उससे पहले हुआ था जब 97 का इलेक्शन था तो उसमें जो सरदार आशिक डोगर साहब की जगह पे वो टिकट दिया था, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। जो टिकट दिया था उन्होंने सरदार आरफ नकई जो चीफ मिनिस्टर जी जी, तो उस पे उनके बेटे जो बड़े बेटे हैं कर्नल हाशम से, सरदार जावेद आशिक डोगर, अच्छा, उनकी कुछ रंजिश हुई, लेकिन उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद 2002 में उनको टिकट दिया गया, उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा, 2002 वाला भी इलेक्शन सरदार जावेद आशिक डोगर बहुत थोड़े से वोटों से हारे। फिर उसके बाद दोबारा वो कोई सरदार आसफ साहब ने दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, तो उस पे उन्हें कहा गया कि आप MPA का इलेक्शन लड़ें, तो उस पर इख्तलाफ हो गया। अच्छा। मैंने भी उनको कहा था कि आप लड़ें और वो लड़ते तो जीत जाते। उन्होंने अलाइंस बनाया किसी और के साथ जाकर, सरदार हसन अख्तर मोकल होते थे उनके साथ जी। वो फिर अलाइंस भी ड्यूरिंग इलेक्शन ही ना चल सका, तो उसके बाद फिर उस तरह से वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे नहीं। अच्छा ठीक है। तो जनाब अब बहुत अच्छा, मैंने कोई तल्ख सवाल किए आपसे या कोई तनकीद की तो नहीं, ये वेलकम। आप अगर सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर या जिन मुआशरों के अंदर सवाल नहीं पूछा जाता वो मुआशरे मर जाते हैं। फिर देखिए ना, वो सेमिनार हुआ करते थे, आपको याद होगा, सेमिनार हुआ करते थे, बैठते थे, साइड मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। क्या अरस्तू ने क्या किया था? सवाल ही करना सिखाया था ना अपने शागिर्दों को। बिल्कुल। तो फिर वो चीज़ें आज भी सवाल है जी। अगर सवाल जन्म लेगा तो उससे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो जी को मैसेज, तो आपका शुक्रिया, आपने सवाल किया, बहुत शुक्रिया आपका, सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया, जो मोहब्बतें मुझे मिली हैं यहाँ पे, जिस तरह से फंक्शंस रखे गए हैं, जिस तरह से लोगों को प्यास है पाकिस्तान के बारे में सुनने की। मैं समझता हूँ कि जो ख़ास तौर पर कनाडा के रहने वाले साथी हैं या जितने भी ओवरसीज़ हैं, ये पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान के लोगों का सरमाया है। आप ना सिर्फ अपनी फैमिलीज़ को बल्कि पाकिस्तान की आज भी जो सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस है उसमें जो आप रिमिटेंसेस भेजते हैं उनका सबसे बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की और ख़ास तौर पर मेहनत कश तबकात की नुमाइंदगी करनी चाहिए। मेजॉरिटी, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के तौर पर आए होंगे। मेजॉरिटी जिन वर्किंग क्लासेस की आप वहाँ से छोड़कर आए हैं, आपको उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, और पाकिस्तान के लोग भी आपको कभी नहीं भूलें। ये देखें मंजूर साहब, ये आपने जो जिक्र किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, भुट्टो साहब का नारा था रोटी कपड़ा और मकान।
जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये जब हमें पासपोर्ट आज़ाद हुआ, तब हमें पासपोर्ट भुट्टो साहब ने दिया और हम कभी दुनिया के हर हिस्से में हम पहुँचे। ये रेमिटेंसेस जो हम आपको मिल रहे हैं, उसी वजह से मिल रहे हैं कि हम यहाँ पे आए, हमने अपनी फैमिली को वहाँ भी सेटल किया, और ये रोटी कपड़ा और मकान नहीं है तो क्या है? देखिए, सिर्फ ये नहीं किया, सिर्फ पासपोर्ट में आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं। राजा परवेज़ अशरफ साहब बताते हैं कि हम सांगड़ में रहते थे, हमारी ज़मीन थी, इनके वालिद साहब को अलॉट हुई। इनके मामू अयूब खान के दौर में MNA थे राजा अशरफ साहब, उनके नाम के साथ। जी जी जी। वो कहते हैं मेरी वालदा साहिबा हमें 2 महीने की छुट्टियों में, जो गर्मियों की छुट्टियाँ लेकर आई, और 2 महीने वो कोशिश करती रही कि मेरा पासपोर्ट बन जाए। मेरा मामू MNA था, मेरा पासपोर्ट नहीं बना, तो हम वापस चले गए। ये सूरत हाल थी कि वो कोई आम लोग भी नहीं थे। तो भुट्टो साहब ने आकर सबको खोला। सिर्फ ये नहीं किया, बल्कि उसके साथ मुमालिक के साथ खुद जाकर बातें की कि मेरे मुल्क से आप लेबर लेकर आए। मतलब वो उनके एजेंडे का लाजमी, मुझे बताया एक जो उनके साथी थे उन्होंने, कि वो एजेंडे का लाजमी हिस्सा रख लेते थे कि ये बात मुझे आपने एजेंडे के अंदर लिख कर देनी है फॉरेन ऑफिस ने। और फिर लेबर डिपार्टमेंट बनाया, फिर वहाँ पे स्किल के बनाए, फिर सारी चीज़ें बनाई। तो भुट्टो साहब को तो आप जहाँ पे देखेंगे, जिस इदारे को उठाकर देखेंगे, नहीं, वही मैं रोटी कपड़ा मकान की जब बात होती है तो मैं यही कहता हूँ कि यही रोटी कपड़ा मकान। सिर्फ ये नहीं है, रेमिटेंसेस आज पाकिस्तान की बैकबोन है। अगर वो भी ना हो तो पाकिस्तान तो कोलैप्स कर जाए। तो और कोई आप फरमाना चाहते हो? नहीं, बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों ने बहुत ही मोहब्बत दी है, और मैं मजाक से कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ से वेट बढ़ा कर ना चला जाऊँ। वेट अगर बढ़ गया ना तो उनसे जो नई पैंटें लेनी पड़ेंगी जैसे दानियाल इब्राहिम दानियाल। इनकी ये साजिश है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये इनकी साजिश को नाकाम बनाऊं। सब दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया। ओके जी, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ओके, चौधरी मंजूर अहमद साहब का इंटरव्यू आपने देखा। ये बड़े अच्छे लीडर हैं, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, और इनकी बातें भी सारी सच्ची हैं। हमारे दिल में जो बातें थी वो भी हमने कर दी। जैसा भी लगा आप कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको, हमें सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद।